सर ये कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उस पदार्थ के हम अगले सीरीज को हम देखेंगे कि पदार्थ के मिश्रणों को किस तरीका से हम अलग करते हैं। इसके अलावा पदार्थ के बारे में अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी लेना है, या किस अवस्था में पदार्थ को बांटा गया है तथा गुणों के आधार पर पदार्थों को कैसे बांटा गया है। ये वीडियो अगर आपको देखना हो तो हमारे पूर्व वीडियो हमारा इसी चैनल पर बनाया गया है, वो डाला हुआ है ऑलरेडी, उस वहां से वो देख सकते हैं। फिलहाल इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो पदार्थ के मिश्रणों को हम किस किस विधि के द्वारा हम अलग करते हैं या उसको शुद्ध करते हैं, इस विधि की चर्चा हम लोग करेंगे। जो कि सवाल में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि किस विधि के द्वारा इसे अलग किया जाता है, और टर्म दे दिया जाता है जैसे में कि अगर पानी को अगर हम शुद्धिकरण करेंगे तो किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, या पेट्रोल का शुद्धिकरण, डीजल का शुद्धिकरण, किरोसिन और जलीय वायु का गैसों में से शुद्धिकरण करना है तो किस प्रकार के विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसे मिश्रणों को अलग करने के लिए, यानी मिश्रण को अलग करने के लिए किस किस विधि का प्रयोग किया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। क्लियर? तो पहले चलते हैं, वो हमारा आसवन विधि होता है। आसवन विधि होता क्या है? तो आसवन विधि के द्वारा दो द्रव्यों के अशुद्धि को दूर कर दिया जाता है। द्रव्यों के अशुद्धियों को दूर करने की विधि को आसवन विधि कहा जाता है। अब इस द्रव्य में कौन से द्रव्य को शामिल किया जाएगा? तो ऐसे द्रव्य को शामिल किया जाता है इसमें जिसके बीच क्वथनांकों में अंतर बहुत अधिक होता है। क्वथनांक में अंतर बहुत अधिक होता है। ऐसे द्रव्यों को अलग करने के लिए या शुद्ध करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग कर लिया जाता है। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि द्रव्य को पहले गर्म कर लिया जाता है, द्रव्य को गर्म कर लिया जाता है और इसको छान लिया जाता है। छानने के उपरांत इस द्रव्य को कुछ तो गैस अवस्था में बदल जाता है, तो गैसियस अवस्था को हम लोग कहीं स्टोर कर लेते हैं और उस गैसियस अवस्था को हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करते हैं तो पुनः हुआ क्या हो जाता है? द्रव्य अवस्था में परिणत हो जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस इस आसवन विधि में क्या होता है कि आसवन विधि में पहले बाष्पन लगाया जाता है। क्या किया जाता है? बाष्पन किया जाता है। क्लियर? और दूसरा जो प्रोसेस होता है वह होता है संघनन। क्या होता है? संघनन। पहले में बाष्पन की क्रिया कर लिया जाता है, गर्म हो जाता है, बाष्पीकृत बाष्प को अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद उसको क्या कर लिया जाता है? ठंडा कर लिया जाता है, यानी गैस से पुनः द्रव्य में बदल दिया जाता है। तो इसमें दो विधि आ गया, बाष्पन भी और संघनन। पहला प्रोसेस जो होता है वो बाष्पन विधि होता है और दूसरा होता है संघनन विधि का प्रयोग करके आसवन विधि के माध्यम से ठोसों को अलग कर लिया जाता है। जनरली पानी से नमक को अलग करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब दूसरा जो चलते हैं वो प्रभाजी आसवन विधि। इसमें भी द्रव्यों के ठोसों को ही अलग करने की विधि होती है। इसमें क्या होता है कि दो द्रव्यों के बीच क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है। क्वथनांक में जब अंतर बहुत कम होता है, ऐसे द्रव्यों को अलग करने, द्रव्यों से अशुद्ध पदार्थ को अलग करने के लिए हम लोग प्रभाजी आसवन विधि यानी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? फिर से एक बार समझिए, इसमें ऐसे द्रव्यों को शुद्ध किया जाता है जिसके बीच क्वथनांकों में अंतर बहुत ही कम होता है, तो उसे प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल में आ जाता है पेट्रोल को, डीजल को, किरोसिन को, जलीय वायु से गैस को अलग करना है तो इस फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? बार बार ये सवाल में पूछता है कि पेट्रोल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा? तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। क्वथनांकों में अंतर बहुत ही कम होता है, इसको शुद्ध करने के लिए या इसको अलग करने के लिए पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, जलीय वायु से गैसों को अलग करने के लिए हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तीसरा जो होता है वो भाप आसवन विधि के द्वारा। भाप आसवन विधि क्या होता है? तो भाप आसवन विधि में होता क्या है कि द्रव्यों को वाष्प में बदल लिया जाता है और उसमें मौजूद ठोस को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण से शुद्ध प्रकार का ठोस हमें प्राप्त हो जाता है। तो यह होता है एसीटोन, या ऐसे या कार्बनिक ठोस होते हैं। कार्बनिक ठोस होते हैं जिसको शुद्ध किया जाता है। क्लियर? इस विधि के द्वारा कार्बनिक ठोस पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें एसीटोन, मेथिल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड जो होता है इस विधि के द्वारा पृथक कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है या शुद्ध कर लिया जाता है। क्लियर है? चौथा जो होता है वो क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन किसको कहा जाता है? तो इसमें जो था वो कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जा रहा था, लेकिन इसमें अकार्बनिक ठोसों
अकार्बनिक ठोस पदार्थों का इस विधि के द्वारा क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा इसको अलग किया जाता है या शुद्ध किया जाता है। क्लियर है। अब क्रिस्टलाइजेशन में भी लगभग पानी से नमक को निकालना ही शामिल किया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अकार्बनिक ठोस को अलग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि पहले गर्म कर दिया जाता है पदार्थ को और उसके बाद एकाएक ठंडा कर दिया जाता है, जिसके कारण से क्रिस्टल के रूप में जो शुद्ध होता है, क्रिस्टल के रूप में जो शुद्ध पदार्थ आपको होता है, शुद्ध ठोस जो होता है वो क्रिस्टल के रूप में नीचे जम जाता है और अशुद्धि आपके जल के साथ मिला हुआ रह जाता है, जिसके कारण से इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है। उधर्वपातन यानी सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? सब्लिमेशन यानी उधर्वपातन किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पदार्थ के तीनों अवस्था से नहीं गुजरते हैं। कहने का मतलब पदार्थ के तीन अवस्था ठोस, द्रव और गैस होता है। तो इन तीनों अवस्था को फेस नहीं करता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे ठोस से पहले गर्म करेंगे तो द्रव्य अवस्था में जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस को गर्म करेंगे तो वह द्रव अवस्था में ना बदल के वह गैस अवस्था में बदल जाता है। क्लियर है। तो ऐसे पदार्थ को उधर्वपातित पदार्थ कहा जाता है तथा इस प्रोसेस को उधर्वपातन प्रोसेस कहा जाता है। कैसे? कि जब ठोस को द्रव में न बदलकर डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, या गैस से जब हम ठंडा करेंगे तो द्रव में न बदलकर गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाएगा, उसे उधर्वपातन प्रोसेस कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थों को पृथक्करण करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग उधर्वपातन यानी सब्लिमेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आ जाता है, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में चलाता है कपूर, नेप्थेलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड। ये तो VVI हर एग्जाम में ये क्वेश्चन कि उधर्वपातन विधि के द्वारा किस पदार्थ का शुद्धिकरण किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कपूर, नेप्थेलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड को अलग करने की विधि होती है। जबकि बर्न लेखन यानी क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? तो बर्न लेखन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अधिशोषण की क्षमता, पदार्थों में अधिशोषण की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अधिशोषण अवशोषण की क्षमता सबका अलग अलग होता है। किसी का अधिशोषण काफी दूर होता है, किसी का काफी कम होता है। तो ऐसे पदार्थों का बर्न लेखन यानी क्रोमैटोग्राफी के द्वारा ही शुद्धिकरण किया जाता है या अलग कर लिया जाता है। क्लियर है। बात स्पष्ट है। इतना समझ गए कि मिश्रण को अलग करने की कई विधियां, आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन, क्रिस्टलाइजेशन, उधर्वपातन तथा बर्न लेखन। क्लियर। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा तत्व में एक चीज छूट गया था कि तत्वों में कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा होता है। इसी में थोड़ा सा देख लेंगे, इसी में थोड़ा सा देख लेंगे कि तत्व में कौन सा होता है जो पृथ्वी पर पाया जाता है। पृथ्वी के भूपरपटी पर तत्व, पाया जाने वाला तत्व, इसको कैसे याद रखेंगे? पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व के आधार पर रखेंगे कि ऑक्सीएलो, ऑ से याद रखेंगे ऑक्सीजन, और सी से याद रखेंगे ऑक्सी से, सी से याद रखेंगे सिलिकॉन। क्लियर। ए से एल्यूमिनियम और ए लोहा से फेरस को रख लीजिएगा। क्लियर। ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछ देगा तो परसेंटेज याद रखिएगा 46.64%। क्लियर। सिलिकॉन का प्रतिशत 27.74% याद रख, 72%, उल्टा हो गया 27.72%। क्लियर है। एल्यूमिनियम का 8/5 13% है। क्लियर। और जो 8/5 जोड़े हैं ना, वो 5 किस में जाएगा? फेरस में, यानी 5% फेरस होता है। पृथ्वी के भूपरपटी पर पाया जाने वाला लगभग 98% हिस्सा जो होता है इन्हीं चारों तत्व जो मौजूद होता है पृथ्वी के परपटी पर। इसके अलावा पृथ्वी के परपटी पर और भी होते हैं। कैसोपोमे, कै से कैल्शियम होता है, सो से सोडियम होता है,
पो से पोटेशियम होता है, पोटेशियम के, और मैग्नीशियम होता है Mg। क्लियर। अब देखेंगे यह कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम को याद रखेंगे कि यह 3%, 3.67%, यह 2% लगभग याद रखेंगे, 2% लगभग याद रखेंगे, और ये भी लगभग 2% को इसको याद रखेंगे। क्लियर। तो ये भूपर्पटी के तत्व पाए जाते हैं जो इस रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हमारा शरीर में देखा जाए, शरीर में तत्व देखा जाए, शरीर में तत्व देखा जाए तो उसको याद रखेंगे OCHN और कैप, OCHN और कैप। O से हो गया ऑक्सीजन, C से हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रखा जाता है, जबकि Ca कैप जो लिखे हैं वह कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। अब P से हो जाएगा आपका फास्फोरस, फास्फोरस। क्लियर है। ऑक्सीजन का याद रखेंगे कि ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में होता है वह 65% होता है, लगभग 65% होता है। कार्बन जो होता है वो 18% होता है। हाइड्रोजन जो हमारे शरीर में होता है वह 10% होता है। नाइट्रोजन हमारे शरीर में 3% होता है। कैल्शियम को याद रखेंगे 2% होता है, और फास्फोरस 1% होता है। और बाकी सभी तत्व जो होता है, जो शेष बच जाता है, वह अन्य तत्व कुछ कुछ मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम, और हमारा ये तत्व, यौगिक और मिश्रण का चैप्टर यानी पदार्थ का चैप्टर होता है समाप्त। फिर किसी दिन अगले क्लास को हम नए रूप से पूरी तरीका से हम आपके सामने अच्छे तरीका से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया या कुछ और चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारा ये केसरिया कंपटीशन क्लास और बड़ा हो सके और आप इसका हिस्सा हो सके। चलिए टाटा, बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए।